नमस्कार साथियों, आज हम खेती किसानी पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में सरकार खेती किसानी को लेकर 3 कानून लेकर आई है। कानून अध्यादेश के मार्फत पहले आए, फिर बाद में संसद के अंदर दोनों सदनों ने उनको पारित करके वो अंतिम चरण में है कानून बनने की प्रक्रिया में। ये जो 3 कानून सरकार लेकर आई है, इन कानून के ऊपर जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं, उससे इन कानून को लेकर, इन कानून के अंदर जो मूलभूत बातें हैं, उनके पक्ष और विपक्ष में जो बात की जा रही है, वो बात आम किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है, वो महज इतना सा है कि जो भी मेरे से जुड़े हुए सोशल मीडिया पे किसान भाई बहन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके सामने इन कानूनों को लेकर इनके पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं और इनके विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो उनके पास पहुंचे और फिर वो अपने स्तर पर निर्णय ले कि सरकार ये जो कानून लेकर आई है, वो कानून क्या उनके हित में है, या उन कानूनों को लेकर उनको कोई आशंकाएं हैं, या उन कानून के अंदर वो कोई बदलाव करवाना चाहते हैं। इस वीडियो का महज इतना सा उद्देश्य है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चर्चा को। सरकार जो कानून लेकर आई है, उन कानूनों को समझने से पहले हमें खेती किसानी को लेकर जो किसानों की जो मांग है, उसके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करते हैं। किसानों की मूल मांग क्या है? किसानों की मूल मांग यह है कि किसान जो पैसा लगाकर, सामान्य शब्दों में बता रहा हूं, पैसा लगाकर जो खेती करते हैं, अपना परिश्रम और अपना धन वहां पर लगाते हैं, तो उनको जो उपज मिलती है, उस उपज का उचित मूल्य उनको मिले। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो वो ये चाहता है कि जो भी वो काम करता है, उस काम का, उस परिश्रम का, उस स्किल का उसको उचित मूल्य दिया जाए। सबसे बड़ी किसानों की जो मांग है, वो मांग यही है। बाकी जो बातें हैं वो इससे को रिलेटेड है, इसी बात से जुड़ी हुई है। तो मेन जो किसानों की मांग है वो ये है, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार तो अब ये कानून लेकर आई है, इन कानूनों से पहले किसानों की जो फसल थी, उनको खरीदने की प्रक्रिया क्या थी? उस प्रक्रिया को समझने के लिए हम चलते हैं 1947 में, क्योंकि किसी भी समस्या के मूल को समझने के लिए उस समस्या के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। 1947 में जैसे ही देश आजाद हुआ, तो हमारी जो खेती किसानी की जो हालत थी, वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। 1947 से लेकर 1965 तक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। कई बार यह हालत भी हो जाती थी कि एक बार फसल कर ली, फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, तो दोबारा फसल करने के लिए जो संसाधन चाहिए, वो संसाधन भी किसान नहीं जुटा पाता था। 1965 के अंदर एक कमेटी बनी, उस कमेटी की सिफारिशों पर एक कानून लाया गया, जिस कानून को एमपीएमसी एक्ट कानून कहा जाता है। ये एमपीएमसी एक्ट कानून, इस कानून के अंदर क्या हुआ? इस कानून के अंदर 2 बड़ी बातें कही गई। पहली बड़ी बात जो इस कानून के अंदर थी, वो ये थी कि मंडियों का निर्माण होगा, मंडियों का निर्माण होगा, और उन मंडियों के अंदर किसान अपनी जिन्स, अपनी फसल लाकर बेच सकते हैं। ठीक है। अब जब ये कानून बन गया, तो इस कानून के साथ में ये भी सवाल पैदा हुआ कि आपने ये कानून तो बना दिया, लेकिन इस बात की कि कैसे तस्दीक की जाए कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। तो इस बात के समाधान के लिए एग्रीकल्चर प्राइजेज एक्ट उसी समय बना। इस एग्रीकल्चर प्राइजेज एक्ट का पर्पज क्या था? पर्पज यह था कि जब किसान फसल लेकर आएगा मंडियों के अंदर, तो एक तय राशि सरकार निर्धारित करेगी। एग्रीकल्चर एक कमीशन भी उसमें बनाया गया, और वो कमीशन एक तय राशि हर फसल की करेगा, और उस तय राशि पर, जो मिनिमम राशि तय की गई है, उस पर किसान की फसल को खरीदा जाएगा, जिसको हम आज
अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द एमएसपी के रूप में जानते हैं, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। और इसके अंदर यह भी कहा गया, एक बात यह भी जोड़ी गई कि जब व्यापारी मंडी के अंदर किसान की फसल का इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद नहीं करेगा तो सरकार उस फसल को खरीदेगी। यह एक बात भी इसके अंदर जोड़ी गई। इसका जो पर्पस था वो ये था कि 1965 से पहले जो व्यवस्था जर्जर हो चुकी है उसमें कम से कम किसानों को इतना लाभ पहुंचाया जाए कि वो अगली बार अपनी फसल करने के लिए संसाधन जुटा सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो 1965 के अंदर ये कहानी यहां से शुरू होती है। इसके तहत में धीरे धीरे करके अब तक 7000 मंडियां, पूरे देश भर में लगभग 7000 मंडियां बनी है। अब एक बात इसके अंदर और जोड़ देता हूं, वो ये है कि ये जो मंडियां बनी थी, इन मंडियों का जो संचालन और जो मैनेजमेंट होता था, वो मैनेजमेंट जब किसान और व्यापारी उस फसल को बेचते थे और खरीदते थे, उनसे जो टैक्स मिलता था उस टैक्स से मुख्यतः इन मंडियों का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, एक बात यह हो गई। अब इसके साथ में ही अब हम जो 3 कानून हैं उन कानूनों पर आते हैं। आपने अब तक ये बात समझी कि अब तक जो खरीद की प्रक्रिया थी वो क्या थी। 3 कानून सरकार लेकर आई है। मैं लीगल जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि वो आम लोगों के समझ में नहीं आएगी, तो मैं साधारण शब्दों में उसको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला जो कानून लेकर आई, उस कानून का उद्देश्य क्या था? उस कानून का उद्देश्य था एक देश एक बाजार। एक देश एक बाजार, यानी कि सरकार ने उस कानून के अंदर ये बात कही, ये बात लिखी कि कोई भी किसान है वो मंडियों के बाहर किसी भी व्यापारी को अपना माल बेच सकता है। एक बात इसके अंदर यह लिखी गई, यानी मुक्त बाजार, निर्बाध व्यापार की बात इसके अंदर कही गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब सरकार ने यह कहा कि कोई भी, सरकार का यहां पर यह भी तर्क है कि इसको करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि किसान अपनी जो फसल है, अपनी जो जिन्स है, उसको अपने स्तर पर व्यापारियों को खुद मूल्य निर्धारित करके बेच सके। सरकार यह भी कर रही है कि इससे किसानों को उनकी फसल का जो मूल्य है वो और अधिक वृद्धि होकर मिलेगा। सरकार का ये इसके अंदर एक दावा है, ये सरकार का पक्ष है। अब जो इस कानून से असहमति रखते हैं या जो किसानों के मन में इस कानून को लेकर आशंका है, वो आशंका क्या है, वो असहमति क्या है? वो असहमति यह है कि आपने जब यह कहा कि व्यापारी मंडियों के बाहर किसान का माल खरीद सकेंगे और किसान उनको बेच सकेंगे, तो इससे एक बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि जब माल मंडियों के बाहर ही खरीद लिया जाएगा तो ना तो किसान मंडी में पहुंचेंगे और ना व्यापारी मंडी में पहुंचेंगे। जब व्यापारी और किसान मंडी में पहुंचेंगे ही नहीं तो ये जो मंडियों का जो सिस्टम है, जो चल रहा है अभी, जो टैक्स से चल रहा है, तो जब आएंगे ही नहीं, वो टैक्स ही नहीं देंगे, खरीद फरोख्त करेंगे ही नहीं, तो ये मंडियां चलेगी कैसे? ये बड़ा सवाल पूछा गया कि ये मंडियां कैसे चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि एमएसपी बनी रहेगी, मंडी सिस्टम बना रहेगा, उन्होंने कहा। ठीक बात है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये जब किसान और व्यापारी मंडी में आएंगे ही नहीं तो ये कैसे बना रहेगा? ये एक बड़ा सवाल इसके अंदर, जो किसानों का जो मूल प्रश्न है वो मूल प्रश्न यह है। दूसरी बात जो इस बिल का, जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कहना है? उनका यह भी कहना है कि जब किसान व्यापारी को मंडी से बाहर फसल बेचेंगे तो उस फसल को जिस प्राइस पर बेचा जाएगा, जिस मूल्य पर बेचा जाएगा, तो उस मूल्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि इस कानून के अंदर यह बात कहीं नहीं लिखी गई कि सरकार एमएसपी का इतना मूल्य तय करेगी और उसी मूल्य पर किसान उससे फसल खरीदेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है, स्पष्ट रूप से यह बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो एक तरीके से जो कहने का मतलब यह है कि जो लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको ये अक्स
फसल है और इस एक्स फसल को आपको इस मूल्य पर ही खरीदना है, वो बात यहां पर कहीं नहीं है। ये किसानों का एक और इसको विरोध में एक तर्क है। ठीक है। इसके बाद में जो इसमें जो सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार अगर किसानों की इतनी हितैषी है, सरकार अगर किसानों की इतनी चिंता करती है, तो इस कानून के साथ में ही एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार क्यों नहीं लेकर आई? सरकार ने कहा कि आप फसल को चाहे तो मंडी में बेच दो, चाहे तो बाहर बेच दो, ठीक बात है, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन किस मूल्य पर बेच दें? मूल्य कौन दिलाएगा? किसान और व्यापारी की तुलना नहीं की जा सकती ना। किसान के पास में संसाधन कम है, व्यापारियों के पास में संसाधन ज्यादा है, छोटे व्यापारियों के पास में संसाधन कम है, बड़े व्यापारियों के पास में संसाधन और ज्यादा है, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है उनके पास में संसाधन और ज्यादा है। तो सामान्य सी बात है, जिनके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे वो दूसरे पक्ष पर उतने ही ज्यादा हावी होंगे, और जब उनको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है या कोई सिस्टम इसके अंदर कोई पुख्ता सिस्टम नहीं किया गया है, तो इस बात के होने की संभावना ज्यादा है, ऐसा इस बिल के, इस कानून के विरोध में किसानों का मानना है। दूसरा जो कानून सरकार लेकर आई और जिस कानून की चर्चा थोड़ी कम है पहले के मुकाबले, वो कानून क्या है? वो कानून है, अभी तक क्या सिस्टम था कि एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर कुछ चीजें आती थी, कुछ जिन्स आती थी, ठीक है। अब एसेंशियल कमोडिटी, आवश्यक वस्तुओं के अंदर जो जिन्स आती थी, उनके लिए यह नियम था कि उनकी एक निर्धारित मात्रा तक ही उनका भंडारण किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरा कानून लेकर आया, उस कानून के अंदर क्या कहा गया कि भंडारण की जो क्षमता है, अब आप कितनी मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। यहां पर क्या आशंका उत्पन्न होती है? यहां पर यह आशंका उत्पन्न होती है कि जो किसान है उसके पास में तो इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी फसल को, इस साल उसको उचित मूल्य नहीं मिला तो घर पे रख लिया, दूसरी साल नहीं मिला तो घर पे रख लिया, तीसरी साल नहीं मिला तो घर पे रख लिया। ये किसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन जो बड़ी एमएनसीज है, जो बड़े व्यापारी है, उनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े भंडार गृह है वातानुकूलित, तो उनके अंदर उनके पास में इतने ज्यादा संसाधन है कि वो इन वस्तुओं को लंबे समय तक रख सकते हैं। अब इसके साथ ये कानून, जो दूसरा कानून है, जो भंडारण वाला कानून है, ये कानून पहले वाले कानून से जुड़ा हुआ कैसे है? ये जुड़ा हुआ इस तरीके से है कि मान लीजिए किसान ने खेत में फसल पैदा की और उस फसल का नेचर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है कि किसान उसको अपने घर पर लंबे समय तक नहीं रख सकता, या फिर वो किसान छोटा किसान है और उसको जरूरत है तत्काल रूप से पैसों की, वो मंडी में गया, मान लीजिए मंडी सिस्टम बना हुआ है, वो मंडी में गया, तो मंडी में जो एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे है, उस समय मान लीजिए उस फसल की खरीद फरोख्त नहीं चल रही है, सरकार उसको नहीं खरीद रही उस समय, की बाद में खरीदेंगे, अभी शुरू करेंगे, इस तरीके से व्यापारी करें, व्यापारी फिर वहां पर खरीदेंगे नहीं क्योंकि वो बाहर से लेंगे। तो किसान के पास में क्या विकल्प रहेगा? किसान के पास में यहां पर यह विकल्प रहेगा कि वो कहेगा कि भाई अगर मैं अभी नहीं बेचूंगा और बाद में बेचूंगा तो फसल का जो मूल्य वो गिर जाएगा या खराब हो जाएगी, तो उसको तो तत्काल बेचना पड़ेगा। और जो बड़े व्यापारी है, जो एमएनसीज है, वो क्या करेंगे? वो बल्क में ऐसी फसलों को खरीदेंगे, उनका भंडारण करेंगे, और जब उनका भंडारण हो जाएगा तो वही फसलें, उनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे, वो मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जब वो आएंगे तो ऊंचे दामों में आएंगे। ये सामान्य सी बात है। इस रीजनिंग को समझने के लिए कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं चाहिए। और उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? किसान तो पहले ही जब उससे कम दामों में फसल खरीदी गई तो वो वहां चौपट हो गया, लेकिन जब वो चीज बाजार में आएगी, यानी कि जो मिडिल क्लास है, जिसकी चर्चा
कानून के अंदर किसानों के साथ में चर्चा की विमर्श में वो गायब हो चुका है, उसके ऊपर उस फसल, उस जो प्रोडक्ट का जो मूल्य बढ़कर आएगा, उसकी मार किसको लगेगी? मिडिल क्लास को लगेगी। तो ये इस तरीके से ये जो दोनों कानून है, ये कानून किसानों से भंडारण के मार्फत प्रोडक्ट बनके मिडिल क्लास को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है हमें। ये जो सारे मसले हैं, ये सिर्फ किसानों को लेकर नहीं है। अगर ये जाहिर सी बात है, किसान, कोई आदमी कोई चीज बनाता है तो उसको एक खरीदने वाला चाहिए, और जब खरीदने वाला होगा, और जब खरीदने वाले और बनाने वाले के बीच में अगर असंतुलन होता है तो दिक्कतें बढ़ जाती है। तो ये भंडारण को लेकर ये आशंकाएं इसके अंदर जताई जा रही है। तीसरा जो कानून, जिसकी चर्चा और भी कम है पहले और दूसरे की तुलना में, और वो इन दोनों कानून से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने का डर भी है, कॉन्ट्रैक्ट खेती। कॉन्ट्रैक्ट खेती यानी संविदा के आधार पर खेती, अनुबंध के आधार पर खेती। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। मान लीजिए मेरे पास गांव में 16 बीघा जमीन है। कुछ समय पहले मैं वहां पर खेती करता था, मेरे पिताजी वहां पर खेती करते थे। मैं मान लीजिए शहर के अंदर आया, सरकारी सेवा में लग गया या किसी निजी व्यवसाय में लग गया, तो मुझे उस खेती की बजाय यहां पर ज्यादा फायदा हो रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा कि वो मेरा जो खेत है उसको मैं बंजर तो रहने नहीं दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, गांव में किसी व्यक्ति से जो खेतीबाड़ी का काम कर रहा है वहां पे, उनको कहूंगा कि आप बंटाई पे, जिसको हम मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं बांटे में, मैं उसको वो खेत दे दूंगा। और गांव में एक सीधा सा सिस्टम है, अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम है। जहां से मैं आता हूं वहां का मैं सिस्टम आपको समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये हर जगह अप्लाई हो। सिंचित असिंचित को भी लेकर अलग अलग इसके अंदर जो इसको बोलते हैं कस्टमरी लॉ, जो हमारे लॉ के अंदर बोला जाता है कस्टमरी लॉ होता है, वो एक तरीके ये कस्टमरी लॉ की तरह है। तो वहां पर क्या होता है कि हम कहते हैं भाई हम आपको खेत की बुआई करवा के दे देंगे, परिश्रम आप कर लीजिए, और उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट का हम 50-50 कर लेंगे, 50% आपका 50% हमारा। ठीक है, उसके भी फायदा हमारे भी फायदा। या फिर कोई और दूसरा मेथड या इसी तरीके से कोई तीसरा मेथड लागू किया जा सकता है, और अभी यह सिस्टम चल रहा है अलग अलग जगह पर। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट खेती आई है बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे है? कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत क्या किया जाएगा? इस कानून के अंदर यह बात की गई है कि 5 साल तक कोई कॉन्ट्रैक्ट खेती कर सकता है एक ही आदमी के साथ में, अनुबंध 5 साल तक का हो सकता है। तो मान लीजिए हरियाणा के अंदर एक किसान है, उसके पास में कुछ बीघा जमीन है, वो वहां पे खेती कर रहा है। बड़ी एमएनसी है, कोई भी एमएनसी XYZ, उन एमएनसी ने क्या किया, उस किसान से संपर्क किया कि हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहते हैं। कहा ठीक है कर लीजिए। उस किसान के जो फसल का जो मूल्य उसको मिल रहा था मेहनत करके परिश्रम करके, वो कितना था? मान लीजिए 20 लाख रुपए उसको मिल रहा था। तो उस किसान को कहा हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। ठीक, अब उन्नत संसाधनों के साथ में, उन्नत तकनीक के साथ में, वैज्ञानिक तरीके से वो एमएनसी वहां पे खेती करेगी। और जाहिर सी बात है जब वो संसाधन लगाएगी और जब पानी की वहां पर उपलब्धता है, परिस्थितियां अनुकूल है, तो वहां पर जो फसल होगी वो उस किसान को जितनी फसल हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा होगी। फसल हुई वहां पे 50 लाख रुपए की, किसान को मिले 25 लाख रुपए। 25 लाख का फायदा किसको हुआ? एमएनसी को हुआ। किसान को क्या मिला? और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया लंबी चलेगी आने वाले दिनों में, तो धीरे धीरे एमएनसी खेती करेगी, किसान बैठा रहेगा। और जब कोई भी आदमी, चाहे वो किसान हो, जवान हो, अपना मूल काम छोड़कर बैठ जाए तो वो अपने मूल काम को भी भूल जाता है, उससे दूर चला जाता है।
और धीरे धीरे करके इस तरीके से खेती का निजीकरण होना दिख रहा है। तो ये 3 कानून आए। तीसरा कानून इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है इन दोनों के बजाय, कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब यह भी कहा जा रहा है इसके पक्ष में सरकार की तरफ से कि यह कोई बाध्यता नहीं है, जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो नहीं कर सकता। लेकिन एक इलाके के अंदर एक एमएनसी आके एक किसान 5 किसानों के साथ में कर रही है, 5 किसानों को पैसा दे रही है। एक बार के लिए एमएनसी के पास में इतने संसाधन है, एक बार वो कुछ सालों के लिए अगर घाटा खाके भी वो खेती करेगी तभी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उनके पास में जो पूरा मार्केट है वो कब्जे में आ जाएगा, उस दिन किसान के पास में क्या रहेगा। और एक बात इसके अंदर जो जुड़ी गई है वो है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात भी कही जा रही है, मैक्सिमम 5 साल तक की इसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की गई। इसमें एक बात और है, इसमें यह बात है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई आपके 10 बीघा में मुझे खेती करनी है, मैं एक बड़ी एमएनसी हूं, किसान ने कहा ठीक है कर लीजिए, मैंने कहा मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। तो यहां पर यह पेच है कि वहां पर जो जितनी फसल हो रही है उसका मूल्य तो पहले ही तय किया जा रहा है, और इस बात की यहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो एमएसपी के अंदर जो रेट तय की गई है उसके तहत ही मूल्य होगा। क्योंकि अभी वर्तमान में व्यापारियों पर यह बाध्यता नहीं है कि वो एमएसपी पर ही खरीद करें, यह बाध्यता नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। मैंने खेत में काम किया, मुख्यतः बाजरे का काम हमारे खेतों में होता है। अब हमारे जो बाजरा आया, उपज का जो हम लेकर आए, उसके घर में लेकर आए, तो हम छोटे किसान हैं, मान लीजिए हमारे से कई छोटे किसान हैं हमारे इलाके में। तो उन छोटे किसानों के साथ में समस्या क्या है? समस्या यह है कि उनके पास में इतना सामान नहीं कि वो जाए मंडी में ले जाएं और ले जाएं। और जब ये सिस्टम आ जाएगा तो इस सिस्टम के अंदर जो व्यापारी है, जो अभी मूल्य दे रहे हैं, हमारे गांव में आकर जो व्यापारी आज जो जिस मूल्य में हमसे जो वस्तु खरीद रहा है, तय है कि उसका मूल्य कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये 3 कानून सरकार लेकर आई। सरकार का इसके अंदर जो पक्ष था वो मैंने रखा, विपक्ष का या जो किसानों का जो ये जो किसान फार्मर, मैंने अपना पक्ष रखा।